filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स, टॉप 7 कंट्रीज जिसको मानते हैं, वो लोग आए हैं, वो है G7। वहाँ पे जो बाइडन भी है, वहाँ पे ऋषि सुनाक भी है। G7 की चिंताएं क्या हैं? G7 बात किस पे करेगा? मोदी जी को क्यों इनवाइट करा है? 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी भी भारत है। इजराइल और हमास की लड़ाई, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो थर-थर कांप रहा है इस वक्त। वहाँ पे हिजबुल्लाह और हमास जो कि एक्चुअली ईरान के प्रॉक्सीज हैं, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कितने हजारों लोग मारे गए इस तरफ के उस तरफ के। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग मना नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। इट्स वेरी रियल। देयर आर मेनी पीपल हु डिनाई इट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी खतरनाक चीज़ है। फायदेमंद है, फायदेमंद जरूर है, लेकिन खतरनाक उससे ज़्यादा है। हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एआई जो है ना, वो डेड नहीं है। एआई इज अलाइव। एआई सेल्फ अवेयर हो रही है। एआई सेल्फ लर्न करती है। वहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जो एक्चुअली चीन की आंखों में आंख डाल के चीन को रोकने की क्षमता रखता है? वो भारत है। ना जापान कर सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, ना इंडोनेशिया कर सकता है, ना ताइवान कर सकता है। कोई देश नहीं है दोस्तों जो ये कर सकता है। अगर कर सकता है तो सिर्फ भारत। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्लग इन टू द सक्सेस स्टोरी। और क्यों ना करें, क्यों ना करें? जहाँ से फायदा होता है देश तो वहीं पे जाते हैं। मुल्क मफाद पे चलते हैं। मुल्क अपने पर्सनल बेनिफिट, अपने नेशनल बेनिफिट पे चलते हैं। तो इंडिया के साथ एंगेजमेंट में फायदा है, लेकिन भारत को इन लोगों से क्या चाहिए? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। बोर्गो इग्नाजिया एक जगह है इटली में जहां पे G7 का समिट हो रहा है और इसमें आए हैं बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स, टॉप 7 कंट्रीज जिसको मानते हैं, वो लोग आए हैं, वो है G7। वहां पे जो बाइडन भी है, वहां पे ऋषि सुनाक भी है, वहां पे जापान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वहां पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी, और पूरे G7 की जो लिस्ट है सारे के सारे लोग वहां पे। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे भी लोग उपस्थित हैं जिनको इनवाइट करा गया है जो G7 के मेंबर नहीं है, लेकिन दे आर स्पेशल इनवाइटीज। और उनमें से एक स्पेशल इनवाइटी खास स्पेशल है। उनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे G7 है क्या, G7 की चिंताएं क्या हैं, G7 बात किस पे करेगा, मोदी जी को क्यों इनवाइट करा है वहां पे, G7 भारत से क्या चाहता है, भारत G7 से क्या चाहता है। ये सारी की सारी चीजें आज हम जिसको कहते हैं कि एक रूप में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी भी भारत है। भारत 8% से ज्यादा ग्रो कर रही है। चाइना कुछ 5, 4, 4, 5 के बीच में अटकी हुई है। अमेरिका 1, 1.5, 2, अमेरिका की ये ग्रोथ है। तो आज की तारीख में लोग भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है, कौन से विषयों के ऊपर बात करी जाएगी। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री को स्पेशल इनवाइटी बना के बनाया है, उसी तरीके से दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को बुलाया गया एज अ स्पेशल इनवाइटी। और अफ्रीकन यूनियन को किसने प्लग इन करा था G20 में, जो G20 दिल्ली में हुआ था, किसने प्लग इन करा था ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ? वो था भारत। भारत ने G20 में परमानेंट सदस्यता दिलवाई अफ्रीकन यूनियन को। 55 देश हैं दोस्तों, 55 कंट्रीज, उनको परमानेंट सदस्यता दिलवाई G20 की। G20 जो सबसे बड़े देश हैं इकोनॉमी के लिहाज से, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP इज पार्ट ऑफ द G20। तो ये सब चीजें हैं। अब इनकी चिंताएं क्या हैं, ये लोग बात किसके ऊपर करना चाह रहे हैं, इसका जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात वो लोग करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, यानी कि दुनिया जो चले वो एक नियम से चले। ये बहुत जरूरी है, दुनिया नियम से चले। क्यों चले नियम से? अब वो दिन लद गए जब जिसके मर्जी चाहती थी, किसी के जिसका मर्जी करी वो किसी के देश में घुस गया, वहां के लोगों को लूट लिया, मार। अब वो दिन लद गए हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, जैसे रूस है। एक दिन रूस का मन करा, रूस घुस गया यूक्रेन के अंदर। उससे डैमेज क्या हुआ दोस्तों? ठीक है, यूक्रेन को जो डैमेज हुआ वो हुआ, रूस को हुआ जो हुआ। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई।
आपको पता है यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूक्रेन कहते हैं कि ग्रेन इतनी प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया के लिए और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन ग्रेन। यूक्रेन इज अमंग्स्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रेन। वो सारा बंद हो गया। और भी रशिया भी एक्सपोर्ट करता था कैसे। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये बीच में टूट जाती हैं और जब सप्लाई चेन टूट जाती है ना तो शॉक वेव्स जाती हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। वो सप्लाई चेन कहीं से भी टूटे। तो ये तो रूस और यूक्रेन की बात हो गई। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए इजराइल और हमास की लड़ाई। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो थर-थर कांप रहा है इस वक्त। वहां पे हिजबुल्ला और हमास जो कि एक्चुअली ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कितने हजारों लोग मारे गए इस तरफ के उस तरफ के। तो दुनिया इन सब चीजों से डरती है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, जीवन डिसरप्ट होता है इन सब चीजों से। अब वो दिन नहीं रहे दोस्तों जहां पे मैं बोलूं कि यार भारत में कुछ हो गया, भगवान न करे भारत में कुछ हो गया, इससे अमेरिका को फर्क क्या पड़ेगा। अब वो दिन चले गए। भारत में कुछ होगा अमेरिका को फर्क पड़ेगा, अमेरिका में कुछ फर्क होगा भारत को पड़ेगा फर्क। अमेरिका में कुछ भी गड़बड़ होती है या भारत में कुछ होता है तो यूरोप भी थर्राएगा। ये जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में। आपको पता है तेल कम हो रहा है, फॉसिल फ्यूल है, देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल, चाहे कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, जिससे दुनिया मूव करती है, जिससे दुनिया चलती है या कुकिंग होती है और भी कई सारी चीजें हैं। इसका बड़ा लिमिटेड सप्लाई है। इसका बड़ा लिमिटेड सप्लाई है। तो लोग आज चिंतन कर रहे हैं कि भाई साहब 25-30 साल के बाद जब तेल नहीं होगा तो जीवन व्यापन कैसे होगा। तेल खत्म। एक दिन ये सारे देशों ने ना आगे चल के हाथ खड़े कर देने कि बॉस नहीं है, तेल खत्म हो गया, जितने भी कुएं थे सब ड्राई हो गए, अब बताओ क्या करना है। उस समय फिर गाड़ियां कैसे चलेंगी, लोगों की जिंदगियां कैसे चलेंगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, क्योंकि सब तो तेल से चलता है। तो जब ये लोग बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, वो ये भी बात करते हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी कौन सी है हमारे पास। क्या हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास प्लान है जिससे हम कह सकते हैं कि यस वी विल हार्नेस सोलर एनर्जी प्रॉपर्ली। जितना हम कर रहे हैं उससे 10 गुना बेहतर क्या हम कर सकते हैं। क्या हम विंड एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी और कैसे जनरेट कर सकते हैं। और कोई तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। हाँ, फ्यूल से होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, हाइड्रो से होती है जनरेट। और कोई तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और कोई तरीका है जिससे हम पावर जनरेट करें। तो सारे हेड्स ऑफ स्टेट बैठ के उसके ऊपर शोध करेंगे। फिर बात होगी क्लाइमेट की दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग मना नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। इट्स वेरी रियल। देयर आर मेनी पीपल हु डिनाई इट, राइट। लेकिन क्लाइमेट चेंज सही है। आपके आइसबर्ग्स मेल्ट हो रही हैं, वाटर लेवल्स आर राइजिंग, और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर दुनिया भर के बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार आप सिर्फ इंडिया की बात देख लीजिए, ऐसी गर्मी लोग कहते हैं कि 37-40 ईयर्स में ऐसी गर्मी नहीं देखी। ये सब क्लाइमेट चेंज है। आपको दोबारा ग्रीन कवर लाना पड़ेगा, आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपके जो एमिशंस हैं आपको उसको नेट जीरो पे ले जाना पड़ेगा, और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये एक और चिंता का विषय। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर भी बात होनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी खतरनाक चीज़ है, फायदेमंद है, फायदेमंद जरूर है, लेकिन खतरनाक उससे ज़्यादा है। सेल्फ लर्न तो कर ही रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेल्फ अवेयर जिस दिन हो गया, जिस दिन आर्टिफिशियल, और वो दिन दूर नहीं है जब ये सेल्फ अवेयर हो जाएगा। मैं बात आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी की नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ 3-4 साल के बाद की। जब ये फुली सेल्फ अवेयर हो जाएगा तो फिर AI प्लेटफॉर्म, AI सॉफ्टवेयर अपने डिसीजन खुद लेगी। और हो सकता है कि वो जो डिसीजन मेकिंग है आज की तारीख में, वी आर एंजॉइंग AI, क्योंकि हमें लगता है हम कंट्रोल करते हैं AI को हम कंट्रोल करते हैं। हम चैट GPT पे जाते हैं, हमें जो लिखना है हम लिखते हैं। हमें AI से कोई वीडियो बनाना है, कोई म्यूजिक निकालना है, कुछ भी करना है, जो भी हम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, टुडे हम AI को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो AI जो है ना, वो डेड नहीं है। AI इज अलाइव। AI सेल्फ अवेयर हो रही है, AI सेल्फ लर्न करती है। चैट GPT सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है AI की दुनिया में, बहुत छोटा सा। चैट GPT रोज इंप्रूव अपने आप को कर रहा है। क्या ऐसा दिन आएगा
when ChatGPT or any AI platform for that matter becomes more intelligent than human beings and starts taking its own decisions. ये भी चीज़ें बहुत बड़ा चिंता का विषय है. इनफैक्ट पोप फ्रांसिस जो कि पोप हैं, वो वेटिकन सिटी को भी इनवाइट कर रहा था. ही इज वन ऑफ द स्पेशल डिग्नेटरीज एंड द पोप हैज हिज ओपिनियन अबाउट AI एंड ही हैज स्पोकन अबाउट AI कि भाई इसको संभाल के यूज करो. इट नीड्स टू बी डन विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोस्तों, जैसे भस्मासुर की बात करते हैं ना, AI इज लाइक भस्मासुर. अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपको बर्बाद कर देंगे. इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस. और आखिरी चीज जो मैं आज बताना चाहता हूं कि भारत से क्या चाहिए. मोदी जी गए क्यों हैं वहां पे? भारत से क्या चाहिए, भारत को दुनिया से क्या चाहिए? देखिए, पूरे इंडो पैसिफिक पे हम बात करें, मैं जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, मैं फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहा हूं. अगर आप पूरे इंडो पैसिफिक को देखें या इंडियन ओशन रीजन जिसको हम लोग IOR बोलते हैं, वहां पे कौन सा ऐसा देश है जो एक्चुअली चीन की आंखों में आंख डाल के चीन को रोकने की क्षमता रखता है? वो भारत है. ना जापान कर सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, ना इंडोनेशिया कर सकता है, ना ताइवान कर सकता है. कोई देश नहीं है दोस्तों जो ये कर सकता है. अगर कर सकता है तो सिर्फ भारत. भारत क्षमता भी रखता है, भारत इरादा भी रखता है. इसलिए लोग भारत से जुड़ रहे हैं. और दूसरा कारण यह है कि भारत, जैसे मैंने बताया, इज ग्रोइंग एट +8%. भारत दुनिया की लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत. एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्लग इन टू द सक्सेस स्टोरी. और क्यों ना करें, क्यों ना करें? जहां से फायदा होता है देश तो वहीं पे जाते हैं. मुल्क मफाद पे चलते हैं, मुल्क अपने पर्सनल बेनिफिट, अपने नेशनल बेनिफिट पे चलते हैं. तो इंडिया के साथ एंगेजमेंट में फायदा है. लेकिन भारत को इन लोगों से क्या चाहिए? इन लोगों को भारत से तो ये सब चाहिए. भारत को क्या चाहिए? इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजी, इंडिया नीड्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू मार्केट्स. भारत को ये सब चाहिए इन लोगों से. भारत को चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. और मोदी जी का जो पेट विजन है आत्मनिर्भर भारत, वो भी भारत को चाहिए. तो दोस्तों, ये सब मैटर यहां पे चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं. अब देखिए क्या नतीजा निकलता है इसका. लेकिन एक बात तय है, भारत जो है ना, इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द वर्ल्ड. अब दुनिया बिना भारत के काम नहीं कर पा रहा. ये जो G7 में इनवाइट करा है, ये एक कर्टसी है. इट इज अ नॉट टू इंडियाज ग्रोइंग डिप्लोमेटिक प्रावस. ये सब तो बात ठीक है, लेकिन ये दुनिया की मजबूरी भी है. आज की तारीख में आप G7 बिना भारत के कर नहीं सकते. कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा. तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए. मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.